वेलकम टू एडिक्शन क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो में हमने जहां पर चीजों को छोड़ा था वहीं से आज हम बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे बात करी थी पवनों के प्रकार की। पवन क्या होती हैं ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही पहचाने। पवन की अगर हम बात करें तो पवन क्या होती हैं? पवन वो होती हैं जो कि आपके उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि पवनों के प्रकार की। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि पवन तीन तरह की होती हैं। पहली जो पवन होती है वो होती है आपकी स्थायी पवन। ठीक है, स्थायी पवन किन्हें कहते हैं? स्थायी पवन उन्हें कहते हैं जो साल भर चलती है ना। जिसमें मैंने तीन पवनों के बारे में आपको बताया था। पहली होती है व्यापारिक पवनें, दूसरी होती है आपकी पछुआ पवनें, और तीसरी होती है आपकी ध्रुवीय पवनें। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने बताया था मौसमी पवनें जो कि किसी मौसम विशेष में चलती हैं, जैसे कि मानसूनी पवनें, है ना। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर की होती है स्थानीय पवनें। तो आज हम इन्हीं पवनों के बारे में देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्थायी पवनों के बारे में, तो स्थायी पवनों में जहां पर मैंने तीन पवनों के बारे में बात करी थी, आज हम सबसे पहले उनमें से एक पवन व्यापारिक पवन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो तीन पवनें होती हैं, ये तीन पवनें जो है वो तीन अलग अलग क्षेत्र में चलती हैं। पृथ्वी को हमने तीन अलग अलग क्षेत्रों में बांट के रखा हुआ है। अब ये कैसे? तो देखिए, सबसे बीच में जो लाइन है पृथ्वी के, उस लाइन को हम नाम देते हैं भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस तक है। ठीक है, अब इस 0 डिग्री सेल्सियस तक है, और यहां से अगर हम और आगे की तरफ बढ़े तो हम 21.5 डिग्री तक अगर जाते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस मैंने बोल दिया, 0 डिग्री तक है। ठीक है, अब 0 से अगर हम 21.5 डिग्री तक जाएं, ठीक है, अब वहां तक जाएंगे तो वहां तक का जो क्षेत्र रहेगा उस क्षेत्र को हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, अब होता क्या है, ये पवनों की गति को हम थोड़ा सा समझते हैं। होता क्या है कि 0 डिग्री पर साल भर टेम्परेचर अधिकतम रहता है। अब टेम्परेचर जहां पर ज्यादा रहेगा वहां पर हवाएं गर्म होंगी, और गर्म होने के बाद में ऊपर उठेंगी। और जब ये हवाएं ऊपर उठेंगी तो ऊपर उठने के बाद में ऊपर की तरफ कोरियोलिसिस फोर्स लगेगा। ठीक है, अब ये कोरियोलिसिस फोर्स जो है वो पृथ्वी के घूमने के कारण से लगता है, जो हवाओं की गति को मोड़ देता है। ठीक है, अब इसके कारण से हवाएं ऊपर जाकर ऐसी मुड़ जाएंगी। ठीक है, अब ये ऐसी मुड़ गई कि यहां से उठी, 0 डिग्री से उठी ऐसी, और उसके बाद में ऐसी मुड़ गई। ठीक है, अब ये मुड़ने के बाद में आगे जाकर जो है वो नीचे की तरफ उतरेंगी। ठीक है, अब ये जब नीचे की तरफ उतरेंगी तो जहां पर ये उतरेंगी वहां पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, यहां से हवाएं ऐसी उठी, ठीक है, फिर इधर मुड़ी, और इधर मुड़ने के बाद में फिर ये किस तरफ? नीचे की तरफ चली गई। ठीक है, यहां पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन गया, और यहां पर जब हवाएं उठी थी तो यहां कौन सा वायुदाब का क्षेत्र था? निम्न वायुदाब का क्षेत्र था। तो हवाएं उच्च वायुदाब के क्षेत्र से किस तरफ आ गई? निम्न वायुदाब के क्षेत्र की तरफ, ऊपर ऊपर, है ना। अब ये जो इस तरफ उच्च वायुदाब बना है, इस तरफ निम्न वायुदाब बना है। ठीक है, इस तरफ उच्च बना है, इस तरफ निम्न बना है, तो हवाएं नीचे उच्च से निम्न की ओर चलेंगी। तो ये उच्च से निम्न की ओर जो हवाएं चलती हैं, इन हवाओं को हम नाम देते हैं क्या? व्यापारिक पवनें। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि देखिए ऐसी हवाएं उठी तो यहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना। ठीक है, फिर हवाएं जो है वो ऊपर जाकर ऐसी मुड़ी। ठीक है, फिर उसके बाद में नीचे उतरी, तो नीचे उतरी तो यहां पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन गया दोनों तरफ, और ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं ऐसी चली। तो ये जो हवाएं हैं वो क्या कहलाएंगी? आपकी व्यापारिक पवनें कहलाएंगी। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे व्यापारिक पवनें क्या होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई व्यापारिक पवनें तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये कहां पर चलेंगे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चलेंगी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 0 डिग्री पर रहेगा आपका। ठीक है, अगर कटिबंध की बात करें तो कटिबंध 0 से 5 के बीच में रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद में तीन तरह के हमें कटिबंध देखने को मिलते हैं। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध के आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध इसे कहते हैं कि जहां पर जो उष्ण से कम है उसे हम उपोष्ण कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में उसके ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, जहां पर ठंडा एरिया है, और फिर उसके बाद मिलेगा ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग भागों में हम कटिबंध को बांटते हैं।
अब हम बात करते हैं कि ये तो व्यापारिक पवनों की बात हो गई, पछुआ पवनें कैसी होती हैं। तो व्यापारिक पवनें किधर से, उपध्रुवीय क्षेत्र से उपोष्ण कटिबंध की तरफ चल रही है, ठीक है। अब जो पछुआ पवनें होती हैं, पछुआ पवनों को पछुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पश्चिम की ओर चलेंगी, पश्चिम की ओर चलेंगी, यानी स्वाभाविक ऐसी चलेंगी ये, ठीक है। अब ये किधर से चलेंगी, ये चलेंगी उपोष्ण से शीतोष्ण की तरफ, ठीक है। अब ये उपोष्ण से शीतोष्ण की तरफ कैसे चली वो हम देखते हैं। तो देखिए अब होता क्या है कि यहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र था, ये हवाएं ऐसी उठी थी, इधर गई थी, नीचे उतरी थी, और यहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र था, ठीक है। ऐसा ही एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बन रहा था। ये क्यों बन रहा था वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था कि देखिए यहाँ पर जो हवाएं थी, देखिए एक ध्रुवीय क्षेत्र से ठंडी हवाएं आ रही थी, क्यों, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में ठंड है, ठंड होने के कारण से जो है वो वहां पर हवाएं नीचे उतर रही थी, ठीक है। और नीचे उतरने के कारण से वहां पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन गया था, और एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र जो है वो कहां बन गया था, आपका उपोष्ण वाले क्षेत्र में। तो एक ध्रुवीय वाले क्षेत्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बना, एक उपोष्ण वाले क्षेत्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बना, और दोनों ही तरफ से हवाएं आई और बीच में टकरा गई, ठीक है। एक कहां से, ध्रुवीय क्षेत्र से हवा आ रही थी, किस तरफ, शीतोष्ण की तरफ, ध्रुवीय से शीतोष्ण की तरफ हवा आ रहे, और एक जो है वो कहां से, उपोष्ण से शीतोष्ण की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ऐसी आ रही है ऐसी, और ये बीच में टकराई, कहां पर, शीतोष्ण के पास टकराई, और टकराने के बाद में ये जैसे ही टकराई और ये एक दूसरे को इन्होंने ऊपर उठा दिया, और जब ऊपर उठा दिया तो यहां पर जो क्षेत्र बना वो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना, लो एयर प्रेशर का क्षेत्र बना। तो आपको दो लो एयर प्रेशर दिखाई दिए, एक कहां पर, 0 डिग्री के पास, यानी कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र में मिला, और दूसरा कहां पर मिला, दूसरा मिला आपको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है। दो हाई प्रेशर आपको दिखाई दिए, एक कहां, ध्रुवीय क्षेत्र में, और एक कहां पर, उपोष्ण क्षेत्र में, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपने देखा कि व्यापारिक पवनें कैसे चली, कि व्यापारिक पवनें ऐसे चलती हैं, ठीक है। पछुआ पवनें कैसी चलती हैं, पछुआ पवनें ऐसी चलती हैं, और उसके बाद में ध्रुवीय पवनें कैसी चलती हैं, ध्रुवीय पवनें जो है वो इस तरह से चलती हैं, ठीक है। आई होप आप तीनों पवनों को बहुत अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ चीजें और भी होती हैं, जैसे कि पछुआ पवनों जो है वो बहुत तेज स्पीड में चलती हैं, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि पछुआ पवनें जो है वो अधिकतम समुद्रीय क्षेत्र में चलती हैं, क्योंकि दक्षिण वाले क्षेत्र की अगर बात करें तो उत्तर वाले में तो आपका जमीनी भाग है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो जमीनी भाग कम है, समुद्र भाग ज्यादा है, तो समुद्र में रुकावटें नहीं होती हैं। जमीन पर तो पर्वत आ गया, बिल्डिंग आ गई, पहाड़ आ गया, तो इनकी स्पीड रुक जाती है, लेकिन वहीं पर समुद्र में तो ये धड़ल्ले से चलती जाती हैं। जब ये धड़ल्ले से चलती जाती हैं समुद्र में, तो होता क्या है कि इनकी हवाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है। तो हवाओं की गति ज्यादा होने के कारण इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि प्रचंड 50, चीखता 60, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इनके नाम दिए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता, प्रचंड 50 और चीखता जो है वो 60 किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा ये पछुआ पवनों को कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि पछुआ पवनों को जो है वो अलग अलग क्षेत्र में हम अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। जो पछुआ पवनें होते हैं उन्हें अश्व अक्षांश भी हम कहते हैं। कारण क्या है कि पहले इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती थी कि जो घोड़ों को व्यापार करने वाले जो व्यापारी होते थे, ठीक है, वो स्पीड ज्यादा होने के कारण से जो इनकी नाव डूब ना जाए, इसके कारण से घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। तो इस कारण से इस क्षेत्र को कहा जाता है अश्व अक्षांश का क्षेत्र, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है। चलिए, तो ये तो हमने बात कर ली स्थायी पवनों के बारे में कि स्थायी पवनें आप अच्छे से समझ गए कि स्थायी पवनें कैसी हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं स्थानीय पवनों के बारे में, ठीक है। स्थानीय पवनों के बारे में अगर हम बात करें तो स्थानीय पवनें जो होती हैं ये अलग अलग क्षेत्र में होती हैं, लेकिन इन्हें भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका जल समीर, दूसरा होता है आपका थल समीर, तीसरा होता है आपका पवन समीर, और वो घाटी समीर और पर्वत समीर।
तो इन 4 स्थानीय पवनों को हम सबसे पहले देखेंगे। कौन कौन? जल समीर को, थल समीर को, ठीक है, घाटी समीर को और पर्वत समीर को। बहुत आसान है, सब पे एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, उच्च और निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम जल समीर की बात करते हैं कि आखिर ये जल समीर और थल समीर होती क्या है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक नियम है कि जो ऊष्मा की जितनी अच्छी अवशोषक होती है वही ऊष्मा की उतनी बुरी जो है वो जो जितनी अच्छी अवशोषक होती है उतनी ही अच्छी उत्सर्जक होती है। यानी कि जो जितने अच्छे तरीके से ऊष्मा को लेगी उतने ही अच्छे तरीके से वो ऊष्मा को देगी भी। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि भाई जैसे कि पानी और धरती की बात करूं, जमीन की बात करूं, तो पानी जो है वो ऊष्मा को धीरे धीरे लेता है, तो ये धीरे धीरे ऊष्मा को देगा भी। ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं जमीन की, तो जमीन जो है वो ऊष्मा को जल्दी जल्दी लेती है और जल्दी जल्दी लौटा भी देती है। इस कारण से जमीन जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है। अब दिन के समय अगर मैं बात करूं तो दिन के समय क्या होगा? दिन के समय जो है वो जमीन जल्दी गर्म हो जाएगी। अब जमीन अगर जल्दी गर्म हो जाएगी उसके कंपैरिजन में पानी ठंडा रहेगा। ठीक है। अब जहां पर जल्दी गर्मी होगी वहां से हवाएं गर्म होकर ऊपर भाग लेंगी। ठीक है। और वहां पर लो एयर प्रेशर बन जाएगा, है ना। और वहीं पर पानी में जो है वो पानी में कैसा रहेगा? ठंडा क्षेत्र रहेगा। तो अब जो है वो निम्न वायुदाब रहेगा। तो हवाएं किधर से किधर चलेंगी? पानी से जमीन की तरफ। और हवाएं जिधर से चलती हैं नाम हम उसी तरफ से देते हैं। तो हवाएं किधर से चली? पानी से चली किस तरफ? जमीन की तरफ। और इसलिए हमने नाम देंगे उसे जल समीर। तो जल समीर किधर से चलती हैं? जल से थल की तरफ चलेंगी। क्यों? क्योंकि और ये कब चलेंगी? दिन में चलेंगी। क्यों? क्योंकि दिन में जमीन गर्म होगी, वहां पर निम्न वायुदाब बनेगा, पानी ठंडा होगा, वहां पर उच्च वायुदाब बनेगा और उच्च से निम्न की तरफ हवाएं चलेंगी। ठीक है। तो ये होगा ये आपकी जल समीर। रात में जो है वो थल समीर चलती हैं। कैसे? रात में क्या होगा? रात में जो है वो ध्यान से समझिए, रात में जो है वो पानी जो है वो कैसा होगा? धीरे धीरे अब ठंडा हो रहा है। यानी कि रात के समय जमीन जल्दी ठंडी हो जा रही है लेकिन पानी अभी भी गर्म है। तो पानी गर्म है तो पानी पर क्या है? उच्च वायुदाब का क्षेत्र नहीं है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। और जमीन पर जो है वो कौन सा है? जमीन पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। तो जो हवाएं चल रही हैं वो किधर से किधर चल रही हैं? वो जमीन से किस तरफ चल रही हैं? जमीन से चल रही हैं आपकी जल की तरफ। तो ये जो है वो कौन सी है? स्थल समीर है, क्योंकि जिधर से हवाएं चलती हैं उधर से नाम देते हैं। तो जब आप दिन के समय पर तट के पास बैठते हैं तो आपको ठंडी हवाएं लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि पानी की तरफ से जमीन की तरफ हवाएं आ रही होती हैं, इस कारण से। वहीं पर दिन के समय पर, रात के समय आप पानी के करीब बैठेंगे तो आपको गर्म हवाएं लगेंगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि हवाएं किधर से किधर चल रही हैं? हवाएं चल रही हैं जमीन से तट की तरफ, ठीक, वो पानी की तरफ। ठीक है। तो जल समीर और थल समीर में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। एक अब इससे रिलेटेड मैं पूरा फैक्चुअल डिटेल्स बता देता हूं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जल समीर कब चलती हैं, तो जल समीर दिन में चलेंगी। थल समीर कब चलती हैं? तो थल समीर रात में चलेंगी। ठीक है। जल समीर किधर से किधर चलती हैं? तो जल समीर जल से थल की तरफ चलती हैं। स्थल समीर किधर से किधर चलती हैं? तो स्थल समीर स्थल से जल की तरफ चलती हैं। ठीक है। जल समीर और स्थल समीर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। ऐसे ही हम बिल्कुल सिमिलर है आपका घाटी समीर और पर्वत समीर। तो सबसे पहले हम घाटी समीर देख लेते हैं। तो घाटी समीर में क्या होता है कि दिन के समय की अगर हम बात करें तो दिन के समय क्या होता है कि पर्वत का ऊपरी भाग जो है वो जल्दी गर्म होता है और तली वाला, घाटी किसे कहते हैं? नीचे की तरफ। ठीक है। ऐसा होता है आपका। तो ये घाटी, तो नीचे वाला भाग जो है वो धीरे धीरे गर्म होगा क्योंकि किरणें जो है वो अंदर तक इतनी जल्दी नहीं आएंगे। वहीं ऊपरी वाला भाग जो है वो पर्वत वाला भाग जल्दी गर्म हो जाएगा। तो जो जल्दी गर्म हो जाएगा वहां पर क्या होगा? निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा और नीचे की तरफ उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा और हवाएं उच्च से निम्न की तरफ चलेंगी। तो उच्च से निम्न की तरफ चलेंगी तो क्या होगा? इस समीर को कहेंगे घाटी समीर, क्योंकि हवाएं किधर से चल रही हैं? घाटी से। और जिधर से हवाएं चलती हैं उधर से ही हम नाम देते हैं। तो घाटी समीर जो है वो इस तरह से चलेंगी। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी घाटी समीर की बातें। अब ये कब चलेंगी? दिन में। तो याद रखिएगा दिन में कौन सी समीर चलती है? घाटी समीर। फिर उसके बाद है पर्वत समीर कब चलती है? पर्वत समीर चलेंगी रात के समय पर। रात के समय क्या होगा? रात के समय जो है वो आपका पर्वत जल्दी ठंडा हो जाएगा और
घाटी जो है वो धीरे धीरे ठंडी होगी, गर्म रहेगी। तो घाटी जो है वो गर्म रहेगी तो ऊपर उच्च वायुदाब बन जाएगा, नीचे निम्न वायुदाब बन जाएगा और हवाएं ऊपर से नीचे चलेंगी और इसलिए हम कहेंगे पर्वत समीर है। ठीक है, तो दिन के समय घाटी समीर चलती हैं और रात के समय पर्वत समीर चलती हैं। ठीक है, तो आप घाटी समीर और पर्वत समीर को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब कुछ और स्थानीय पवनों के बारे में हम बात करते हैं। अमेरिका में एक स्थानीय पवन चलती है जिसे हम चुनुक कहते हैं। ठीक है, चुनुक की अगर बात करें तो अमेरिका में जो है वो बर्फबारी होती है। ठीक है, अब अमेरिका में एक पर्वत है, ठीक है, जिसका नाम है रॉकी पर्वत। अब ये रॉकी पर्वत है और रॉकी पर्वत से चलेंगी इस तरफ की तरफ, यानी रॉकी पर्वत के पश्चिम से पूरब की तरफ जो है वो चुनुक हवाएं चलती है। अब ये चलती हैं तो ये गर्म हवाएं होती हैं जो बर्फ को चुन लेती हैं, जिसके कारण से बर्फ हट जाती है और वहां पर घास उग आती है। ठीक है, और इस कारण से वहां का मौसम जो है वो अच्छा हो जाता है। खासकर जो है वो वहां कुछ फसलों की खेती, वो फसलों के लिए ये फायदेमंद होती है। ठीक है, तो इसलिए चुनुक जो हवाएं हैं वो कहां चलेंगी, अमेरिका में चलती हैं। तो ये याद रखिएगा, चुनुक हवाएं। ठीक है, ये खास। फिर उसके बाद में एक हरमट्टन हवाएं हैं। हरमट्टन हवाएं ये सहारा मरुस्थल में चलेंगी। इनको डॉक्टर हवाएं भी कहा जाता है। कारण क्या है कि जो गिनी के तट वाला क्षेत्र है, ठीक है, अफ्रीका में गिनी के तट वाला जो क्षेत्र है, वहां पर क्या होता है कि वहां पर उमस बहुत ज्यादा होती है। तो उमस ज्यादा होने के कारण से जो है वो लोग बीमार बहुत ज्यादा होते हैं। और जब हरमट्टन होती हैं गर्म हवाएं, तो जब ये गर्म हवाएं चलेंगी, तो गर्म हवाएं चलेंगी तो लोगों को राहत महसूस होती है, क्योंकि ये उमस को खत्म कर देती है। और इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, इनको डॉक्टर हवाएं भी कहा जाता है। हरमट्टन के अलावा सहारा के ऊपरी रेगिस्तान वाले क्षेत्र में जो चलती है, इन हवाओं को हम नाम देते हैं सिमुक हवाएं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हरमट्टन हवाएं कहां पर चलती हैं, ठीक है, सिराको हवाएं, सिमुक हवाएं, ये सब अफ्रीका वाले क्षेत्र में चलने वाली हवाएं हैं। ठीक है, इसके बाद भारत में जो चलने वाली एक मुख्य हवा है वो है लू। ठीक है, जो गर्मी के मौसम में चलती है, गर्म हवा होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें आल्पस पर्वत पर जो चलती है वो चलती है फान हवाएं। ठीक है, ये भी चुनुक की तरह ही काम करेगी। लेकिन अब इसके अलावा जो है वो और भी हवाएं होती हैं, नार्वेस्टर और बाकी की। ठीक है, बाकी की हवाओं की मैं लिस्ट दे दूंगा जिसमें आप आराम से बैठ के और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये तो बात हो गई हमारी हवाओं के बारे में। ठीक है, जिनमें हमने स्थानीय पवनों के बारे में और स्थायी पवनों के बारे में बात करी। अब हम मौसमी पवनों के बारे में बात कर लेते हैं। मौसमी पवनें वो पवनें होती हैं जो कि किसी मौसम विशेष में चलती हैं। अब मौसम विशेष में चलने वाली पवनें मौसमी पवनें हैं, यानी कि भारत में एक मौसमी पवनें चलती हैं जिसे हम मानसून पवनें कहते हैं। मानसून पवनें एक्चुअल में समुद्र से स्थल की तरफ चलने वाली पवनें होती हैं। ठीक है, जो वायुदाब के कारण से चलती हैं। इसके अलावा और भी इसके पीछे कारण होते हैं। ठीक है, तो हर साल जो है वो मानसूनी पवनें भारत में प्रवेश करती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम की तरफ से आ रही होती हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें जो है वो भारत में मानसून लाने के लिए जिम्मेदार होती हैं और इसी के कारण से जो है वो भारत में बारिश होती है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, मानसूनी पवनों के बारे में। आई होप आपको इतनी सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट लगी होंगी। ठीक है, और इससे यहां पर जो है वो ये टॉपिक पूरा खत्म होता है। अब इसके बाद में जो है क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज में लेकर आऊंगा, जो कि जिससे जितने भी हमने क्वेश्चन आंसर पढ़े हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर हम इसमें कवर करेंगे। चलिए, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।